मौसम, 3 वो पड़ाव, इसमें पहला है मौसम, दूसरा ऋतु और तीसरा है आपकी जलवायु। मौसम वो एक्टिविटी है जो क्या करती है, हर रोज कभी भी किसी भी समय बदल जाए। दिन में धूप मालूम पड़े, पीछे पश्चिम से आगे बादल और बरस पड़े, भिन्न बादल, वर्षा हो जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है, उससे कहेंगे मौसम। तो वायुमंडल में अचानक से होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, मौसम। जैसे ना, जैसे गेहूं काटते हैं तो अचानक से गेहूं काटते काटते लगता है जैसे लाल पीला सा कुछ उठ रहा है, क्या हो गया, आंधी आ रही है। अब ऐसे क्या होता है, अचानक से लगता है आज तो उमस है, आज तो गर्मी बहुत है, शाम को लगता है बादल आ गए। तो ये क्या है सब, मौसम। मौसम वह घटना है जो खट से बदल जाए, यानी कि कभी भी क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए उसमें, उसे क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। ऐसे ही तुम्हारी होती है ऋतुएं। ऋतुएं थोड़ी सी लेवल उनका बड़ा है, ऋतुएं थोड़ी भानिक हैं, ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी कम से कम 4 महीने चलेगी, फिर सर्दियां चलेंगी तो गर्मियां खत्म होती जाएंगी, सर्दियां बढ़ती जाएंगी, ऐसे सर्दियां फिर, ठीक है। तो 3 ऋतुएं आती हैं, इसमें वर्षा ऋतु भी आ जाती है, जैसे गर्मियां आई, गर्मी बढ़ेगी तो फिर बारिश होगी, और बारिश होगी तो फिर मौसम ठंडा होगा। तो ये क्या हो गई, ऋतुएं। अब ऋतुएं 3 तो तुम्हारी प्रमुख हो गई, उनके बाद 3 और जोड़ दो जो इनके दोनों को जोड़ती हैं। वो कौन सी ऋतुएं, बीमारी वाली ऋतु, ऐसे ना बीमारी वाली भी ऋतु होती है, जैसे गर्मियां और वर्षा शुरू होती है तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वो डॉक्टर ऋतु होती है, डॉक्टर सीजन। 2 ऋतुओं का मिलन मतलब बीमारी का आगमन, ठीक है। डॉक्टर ऋतु भी आती है ना 3, जैसे अब ये चौमासे खत्म हुए, सर्दियां लगना शुरू हुई, तो लोगों की आदत है खुले में पड़ने की, तो ओस पड़ी और बीमार पड़े तो पैथोलॉजी और डॉक्टर की दुकानें फिर चलना शुरू हो जाएंगी। अब क्या आएगा, ये दीपावली तक तो चलेंगे, उसके बाद फिर बंद हो गई। फिर उसके बाद में नहीं, जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनके, अब जैसे ही फिर सर्दियां खत्म हो गई, गर्मियां शुरू हो गई, फिर से डॉक्टर शुरू। ऐसे ही वर्षा जुड़ेगी और गर्मियां खत्म होंगी, तब फिर तो 2-3 सीजन उनकी भी आती हैं, और सीजन हमारी प्रकृति की भी आती हैं। ऐसे ही बसंत ऋतु, इन दोनों का मतलब होता है जैसे यहाँ पर सर्दियाँ खत्म होती हैं और गर्मियाँ शुरू होती हैं, जो सममौसम होता है सुहावना, जिसमें फूल खिलते हैं, जो आपका रहता है मार्च और फरवरी के वाला महीना, कुछ 20 दिन के अंतराल, उसे बोलते हैं बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, जिसमें आपको गेहूं काटते हैं और गर्मियां लगती हैं जिसमें, वो ग्रीष्म ऋतु। फिर वर्षा ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा, जो जब गर्मी पड़ेगी तो वर्षा होगी, वर्षा ऋतु को आते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु जो क्या होता है, वर्षा खत्म होती है, उसके बाद दीपावली के आसपास जो चलते रहते हैं, जनवरी तक चलती है, वो रहेगी तुम्हारी शरद ऋतु। ऐसे हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु भी 15-20 दिन की होती है, कि अचानक से जैसे ना ओला बर्फबारी, ऐसे चीज, मतलब जैसे यहाँ तो बर्फबारी नहीं होती, कश्मीर में बर्फबारी, हमारे यहाँ शीत पड़ता है, वो कैसी है, शीत ऋतु है। अब ऐसे ही हेमंत ऋतु, 2 ऋतुओं का मिलना ही क्या कहलाता है, हेमंत ऋतु, ठीक है। तो ऋतुएं क्या होती हैं, एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से अपने क्रम से चलती हैं। जैसे गर्मियाँ आई, गर्मियाँ थोड़ी सी ढीली हुई तो वर्षा शुरू हो गई, वर्षा से फिर सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ से फिर थोड़ी सी बसंत ऋतु, बसंत से फिर ग्रीष्म, ग्रीष्म में बीच वाली, ऐसे हेमंत वगैरह चलती रहती हैं। उनको क्या कहेंगे, शरद सर्दियाँ, और शीत वो जो 15-20 दिन। हेमंत 2 ऋतुओं का मिलना, ठीक है। हेमंत क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। बात करेंगे जलवायु की, तो जलवायु क्या है कि अचानक से नहीं तो बदलता। जैसे मैंने बताया था तुम्हें, मौसम क्या होता है, अचानक से बदलना। ऋतुएं क्या बताई थी हमने, थोड़े महीने 2 महीने अपने आएंगी, रुकेगी और उसके बाद जाएगी। अब क्लाइमेट क्या होता है, आएगा, जाने का नाम नहीं लेगा, 20-30 साल तक, ये जल्दी से नहीं बदल सकता, ये 20-30 साल तक। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, CO2 बढ़ गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसमें आप पढ़ते हो, उसमें पृथ्वी क्या होता है, तिलमिला जाती है, सूर्य की किरणें ज़्यादा आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें सीधी मुझे पड़ रही हैं, मैं तो बर्फ को पिघला दूंगी, मैं तो समुद्र का स्तर बढ़ा दूंगी। ये सब क्या है, क्लाइमेट। कभी वैज्ञानिकों को सुनते हुए देखा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, CO2 बढ़ा रहे हो, लोगों को अपने उद्योगों को ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, कार्बन उत्सर्जन कम कर देना चाहिए, है ना। अब ऐसी, इससे क्या होता है कि ओजोन में छेद हो गया है, UV किरणें सीधी आ रही हैं, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ जाएगा, तो छोटे छोटे देश डूब जाएंगे। ये सब क्या है, क्लाइमेट। इसे क्या कहेंगे, जलवायु। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या हुआ, ओ माय गॉड, गर्मी। अब ये क्या, गर्मी क्यों लगी, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि वो जो वायुमंडल था उसमें CO2 बढ़ गई, यानी इतनी सी तो है नहीं है, मान लो 100% में सबसे कम क्या होती है, 0.03%, यानी कार्बन, इतनी सी तो है नहीं है, आफत मचा रखी है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे कम है, उसने क्या मचा रखी है, आफत। अब कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर देते हैं लोग तो लगता है ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, तो पृथ्वी तिलमिला जाती है ना, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इस समुद्र स्तर बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। जो बर्फ में पहाड़ हैं, पहाड़ घिसेंगे तो हाँ पानी बढ़ेगा। इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। गर्मियाँ 30 साल से देखो रिकॉर्ड टूट गया वर्षा का 30 साल बाद। अच्छा एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, हर साल मैं पढ़ता हूँ कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता है, बड़ा पुराना टूटता है। आज से 3 साल पहले बारिश हुई, वो इस साल भी हो गई, लेकिन उन्होंने कहते 1970 में हुई थी ऐसी, 20 में हुई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ तो उसमें क्या है कि ये जो जलवायु मॉनसून का वही व्यापक रूप माना जाता है, जैसे दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र तापमान वायुदाब वर्षा मतलब कि वहाँ की मौसम का कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन किया जाए तो उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। जैसे कहावत है कि राजस्थान में तो बारिश होने लग गई है और यूपी में बारिश कम हो गई है, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसे क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, अब यूपी में ज़्यादा बारिश होने लग गई है 30 साल से, पहले इतनी होती थी उतनी अब होने लगी है, बीच में नहीं हुई थी, तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो हमने जलवायु को कितने भागों में बांट दिया, 3 में। मौसम तत्काल व्यवस्था है, ऐसे ही तुम्हारा ऋतु आई थोड़ी रुक रुका के जाएगी, क्रम बाई क्रम चलेगी, वैसे ही जल क्लाइमेट वो तो रुके ही रह जाएगा, घर जमाई जलवायु क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद में आता है तुम्हारा अगला हिसाब किताब, ये हो गए तुम्हारे मौसम, फिर ऋतुएं, ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब इसमें क्या कारण बढ़ गई, इसने आफत मचा रखी है। चलो भारत की जलवायु की बात करेंगे क्योंकि विश्व की तो हमने पढ़ ली, तो भारत की बात कर लें थोड़ी। तो भारत में क्या है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मैंने क्या बताया था, 3 रेखाएं खींची थी, मान लो मैंने काल्पनिक 3 रेखाएं खींची, उनमें बीच वाली क्या है, भूमध्य और इक्वेटर। अब ये एरिया 23 ऊपर 23 नीचे तक, ये वाला एरिया कैसा है, उष्णकटिबंधीय। और भारत भी कहाँ पड़ता है लाला, गुजरात से नीचे उष्णकटिबंधीय पड़ता है। मैंने यहाँ पर एक चीज बताई थी तुम्हें याद हो, मान लो यहाँ पर क्या आता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है। सूर्यदेव मकर से गए, भूमध्य से मिलकर जाएंगे तब कर्क पे जाएंगे, और कर्क से वापस आएंगे फिर भी मिलकर कहाँ जाएंगे, भूमध्य पे। अब भूमध्य पे दोनों बार मिलकर जा रहे हैं, इधर जाते भी आते भी, तो सबसे ज्यादा चक्कर कहाँ काट रहे हैं, भूमध्य पे। तो भूमध्य यानी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पर हवाएं कैसी उठेंगी, ऊपर उठेंगी, मतलब हाई कहाँ जाएगा, लो की तरफ। अब ये यहाँ से उठेगी 0 से, और 30 डिग्री कहाँ पर गिर जाएंगे, लेफ्ट और राइट गिर जाएंगे। 30 डिग्री कर्क से भी ऊपर, क्योंकि देखो भूमध्य से कर्क कितनी है, 23.5, लेकिन हम कितना फेंक रहे हैं, 30 पे, और नीचे भी 30 पर। तो सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पड़ेगा, 30 डिग्री पर, उत्तरी और दक्षिणी। अब यहाँ से उठी हवाएं और कहाँ भेज दी हमने, 30 डिग्री ऊपर और नीचे। ठीक है, ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जो बीच में है, जो यहाँ से यहाँ जा रही है, कहाँ से, बीच से, ये भूमध्य रेखा दिख रही है, भारत का दिख रहा है ऊपर, भूमध्य से ऊपर। यहाँ से हमने फेंकी ऊपर को और नीचे को, जो ऊपर को जाएंगे तो कहाँ से होकर जाएंगी, तमिलनाडु, केरल, मतलब केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होते हुए कहाँ तक जाएंगी, हिमालय से पार करती जाएंगी। हिमालय वाले एरिया बर्फ बन जाएगी वो बारिश, कैसे, क्योंकि मैंने बताया था 400 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री कम। और हिमालय हमारा कितना है, 8000 मीटर ऊपर है ना, 8800 है ना, 165 में 1 डिग्री है। अब हिमालय कितना ऊंचा हो गया, तो वह मान समझ आएगा, तो वो भाप क्या बन जाएगी, वो जो हवाएं उठा के ले गई थी अपने अंदर जल वाष्प, तो वहां पर क्या बन जाएगी, बर्फ। और हमारे यहाँ पर बारिश, हमारे यहाँ पर बारिश, हमारे लिए तो बारिश, उनके लिए बर्फ। तो हमारा जो नीचे वाला क्षेत्र, जो हमने ऊपर को हवाएं फेंकी जो गर्म, वो नीचे आएंगी, तो यहाँ पर क्या करेंगी, वर्षा। तो यहाँ से उठने वाले, इससे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। पश्चिमी का मतलब है इधर से, और दक्षिणी का मतलब नीचे से, यहाँ से आते हैं हमारे मानसून, और क्या करते हैं भारत में, वर्षा। तो भारतीय मानसून की बात करें तो भारत की जलवायु, भारत की उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। यहाँ से उठेगी 30 डिग्री नीचे 30 डिग्री ऊपर तक, तो इसे कहेंगे क्या, उष्णकटिबंधीय मानसून। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति भारतीय अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून को कहां से लिया गया है, मौसम से, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन है। अभी क्या हमारे भारत में क्या 3 तरह से वर्षा होती है, एक दक्षिण पश्चिमी, एक पूर्वी मानसून और एक पश्चिमी मानसून। जो अरब से आएंगे अफगानिस्तान होते हुए पंजाब तक बारिश करेंगे, जमजमात हुए, ठीक है, वहां पर गेहूं की फसलें अच्छी हो जाती हैं। ऐसे बंगाल से उठेंगे, वो हिमालय से टकरा के यूपी में बारिश करते हुए,
और नीचे तमिलनाडु इधर से मालूम नहीं कर पाएंगे दक्षिण वाले, तो पूर्वी किधर कर देंगे, तमिलनाडु कर देंगे। केरल में और तमिलनाडु के बीच में एक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से क्या है कि इस साइड बारिश नहीं हो पाती, इस साइड बारिश हो जाती है। तो जिस साइड बारिश नहीं हो पाती है उससे कहेंगे वृष्टि छाया। तो जो दक्षिण नीचे से जो मानसून जा रहे हैं वो क्या कर लेते हैं, केरल इस साइड बारिश करते जाते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा में बारिश नहीं कर पाते। जब बंगाली खाड़ी से मानसून उठता है, ये तो अरब से उठा था, ये यहाँ से इक्वेटर से बीच वाले से, अब इधर से उठेगा वो करेगा लौटते समय, हमारे से टकराएगा वापस आएगा वो करेगा। ठीक है, यूपी में भी दो प्रकार बारिश होती है, दक्षिण मानसून से भी होती है और पूर्व से भी होती है, और दोनों से होती है, इसीलिए हमारे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है और खेती भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, अब देखो किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है उस स्थान की ऊंचाई क्या है। अब मान लो जितना हमारे यहाँ बारिश होती है उतनी क्या यहाँ पर होगी, तिब्बत पे नहीं होगी। वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, पहाड़ की स्थिति क्या है, पहाड़ नीचे हैं या पहाड़ ज्यादा है, वृष्टि छाया तो नहीं बढ़ रही। अब पहाड़ों से टकरा के कितनी बार हवाएं घूम रही हैं, कितनी कैसे क्या बारिश होगी, वो वहां पर डिपेंड होता है किसके ऊपर, पहाड़ियों पर। वहां पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है। अब मान लो ये वाले एरिया है, यहाँ पर बीच में कोई समुद्र ही नहीं है, तो यहाँ से बारिश कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, इधर से आएगी, यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर एरिया कैसा हो जाएगा, मरुस्थल कैसा हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर जो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म रेगिस्तान, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो ठंडा। यहाँ त्रिशिगढ़ यानी जैसे गोभी कैसा हो गया, ठंडा, और यहाँ ये वाला सारा कैसा हो गया, गर्म हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ से उठी बारिश यहाँ पर रह गई, यहाँ से उठी यहाँ पर रह गई, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ बन गया सारा। और यहाँ पर बारिश नहीं हो पाई, ऊपर से भी बारिश नहीं हो पाई, यहाँ पर बन गया तुम्हारा गोभी, वो ठंडा। कितना समझ में आ गया। तो समुद्र पर डिपेंड करते ही है, समुद्र से दूरी, हमारी समुद्र से दूरी दोनों तरफ से कैसी है भारत की, नजदीक, इसलिए हमें बारिश भरपूर मिलती है, क्योंकि हमारा भारत कैसा है, प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप जो देश होते हैं उनमें बारिश अच्छे से होती है। अब भारत से ज़्यादा कितनी दूर तक जा सकती है, 250, 300, 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक बादल जा सकते हैं, ज़्यादा जाएंगे। लेकिन और पहाड़ी नहीं मिली तो निकल ही जाएंगे वो तो आर पार। अब पहाड़ी मिल गई तो टकरा के हवाएं वहाँ बारिश कर देंगी, और पहाड़ियाँ नहीं मिली तो फिर निकल जाएंगे आगे, होता है ऐसा। वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है ये भी बहुत डिपेंड करता है। अब मान लो कर्क और मकर के बीच में पड़ता है तो बारिश होगी झमाझम, और कर्क के ऊपर पड़ता है या मकर के नीचे पड़ता है तो बारिश की कोई संभावना है नहीं। तो कर्क पे जब सूर्य पहुंचता है तो यहाँ तक तो सीधी किरणें हैं, तो यहाँ तक बारिश बनेगी, बादल बनेंगे और बारिश होगी। लेकिन ऊपर किरणें कैसी जाएगी, तिरछी। जैसे शाम को सूर्य निकलते हैं आपके, अब सूर्य निकलते हैं तो आप देखते हो रोशनी पूरी रहती है, एक टेम्परेचर रहता है, आराम से घूमते हो। दोपहरी में छाता लेके घूमते हो, है ना, या फिर कैप, टोपी, गमछा करते हो ना, सारी व्यवस्थाएं। ये कार्ड क्या आता है, सीधी किरणें और तिरछी किरणें। अब कर्क रेखा से ऊपर जाओगे तो कैसी किरणें हो जाएंगे, तिरछी। तो वहां पर जब किरणें कैसी हैं, तिरछी, ऊंचाई ज्यादा है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा। अब यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा ठंडा तो बारिश होगी, यहाँ पर नहीं होगी, बारिश भी नहीं बनेगी, बारिश कहाँ से होगी, बर्फ पड़ेगी। जो भी मॉइस्चर यहाँ से मान लो हम फेंक देंगे हवाएं, वो उठेंगी फिर उठेंगी, ऊपर को उठती जाएंगी, तो वो कैसी होती जाएंगी, बर्फ बनती जाएंगी। ठीक है, वो भी हमने हवाएं कहाँ से भेजी, बीच वाले भाग से। समुद्र में टेम्परेचर डाला, यहाँ से भाप बनाई और 30 डिग्री ऊपर नीचे फेंक दी, वहाँ से ऊपर ऊपर चली गई। ठीक है, तो ऊपर तक जब नॉर्थ पोल तक पहुंची तब तक क्या हो गई, पहाड़ बन गई, वाष्प क्या बन गई, पहाड़ बन गई। ऐसे नीचे पहाड़ बन गई। तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी पोलों पर क्या है, बर्फ है, फिर कम बर्फ, फिर कम बर्फ, टेम्परेचर, फिर रेगिस्तान, फिर तो काली पीली अपने जैसे आदमी, है ना। टेम्परेचर का कमाल है। कोई कहते हैं ना, गोविंदा कहता है कोई जन्म से कोई गरीब नहीं पैदा होता है, उसको बनाया जाता है। ऐसे जन्म से कोई काला नहीं होता, वो तो मौसम है, वो तो क्लाइमेट है। हम सीधे टेम्परेचर में पढ़ेंगे, क्या करें, काले तो हो गई, और काले तो क्या हुआ। चलो ठीक है, अब वृष्टि छाया की बात करेंगे। तो वृष्टि छाया जैसे मैंने कहा था, दक्षिण से जो हमारी मानसून उठे वो किसी पहाड़ी से टकराएंगे तो वहां पर क्या कर जाएंगे, झमाझम बारिश होगी। मान लो इधर से ये बादल गए और किससे टकरा गए, पहाड़ी से, तो बारिश कहाँ हो गई, इस साइड। इस साइड बेचारे नागफली, कैक्टस, मतलब सूखा रेगिस्तान, भूत क्या उड़ रहा है, चक्रवात नहीं पड़ाया, जो गर्म हवाएं कहाँ जाती हैं, हाई टेम्परेचर, निम्न टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ गर्म हुआ तो कहाँ जाएगा, ठंडे की तरफ, तो यहाँ पर तो भूत आएंगे। तो यहाँ पर तो बारिश हो गई और इस साइड बारिश नहीं हुई, इससे बोलते हैं वृष्टि छाया, मतलब रेन शेडो। रेन शेडो ऐसे ही मान लो इधर से समुद्र से गर्म हवाएं उठी, इधर जा रही हैं वो आपने आराम से, यहाँ कुछ टेम्परेचर मिला ऊंचाई पर, ठंडी हुई और बरस पड़ी, इधर साइड नहीं बरस पाई बेचारी। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे भारत में। जो नीचे वाला एरिया था
केरल वाला, वहां पर सह्याद्री पर्वतमाला है और पूरब में महेंद्रगिरी। तो सह्याद्री पर्वतमाला पे तुम्हारी नीलगिरी, अनामुदी, ये बहुत सी पहाड़ियां मिलती हैं। तो ये क्या करती हैं, तमिलनाडु की तरफ नहीं जाने देती, इस साइड ही आ जाओ, नीचे कर लेती हैं, ठीक है। तो फिर वहां से बचते बचाते ये निकल आते हैं ऊपर को, महाराष्ट्र, अपना उत्तर प्रदेश, विंध्याचल, सतपुड़ा को पार करते हुए सीधा हिमालय तक, और इधर निकल जाते हैं मेघालय की तरफ बादल, ठीक है। अब ये फेरेल का नियम भी यही कहता है कि हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ पर जो बीच वाला उष्णकटिबंधी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पीला पीला ये वाला, ये क्या है, उष्णकटिबंधी। अब यहाँ से हमने हवाएं उठाई, ऊपर भेज दी, ऊपर से आई और दोनों तरफ गिरी और नीचे गिरी और नीचे से फिर आ गई। अब देखो जैसे पंखा चलाते हो, पंखा को जैसे ऊपर की तरफ और छत की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से पंखा चलाऊंगा, ये पंखा हवा फेंकेगा कहाँ पर, ऊपर, ऊपर से टकराएगी दीवारों से होते हुए और फिर कहाँ आ जाएगी, नीचे। पैरों में कैसा लगेगा, ठंडा सा, और वो ठंडी हवाएं फिर से आएगी यहाँ पर पंखे में और फिर कहाँ जाएगी, ऊपर। कुल मिला के ये है कि समुद्र में बढ़िया, समुद्र में जो वो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो टेम्परेचर पड़ता है वो क्या कर देता है, गर्म समुद्र। तो भाप क्या उठती है ऊपर, हाई टेम्परेचर निम्न की तरफ, ऊपर गया, ऊपर क्या हुआ, ठंडा हो गया, वो कैसा हो गया, भारी, और कहां कर गया, नीचे, और नीचे गिरा फिर कहां पर आ गया, गर्म होने आ गया। तो वही बात है, हमने उठा के फेंक दिया, वो भी घूम घाम के फिर लो तो फिर आ गई, बना गई, तो चल फिर गर्म हो, और फिर से उठा के फिर फेंक दिया, फिर वो तो आ गई, लो में तो फिर आ गई, तो फिर से उठा के, तो ये क्या चलता रहता है, साइकिल, जा लौट गया, वो कहते मैं फिर आ गई, तो ले फिर जा। तो ऐसे अब 33 डिग्री तक हमने भेज दिया, उससे क्या कहेंगे, व्यापारिक। जो ऊपर से आ रही है नीचे तक वो व्यापारिक हो गई। यहाँ पर हमने फेंका था तो व्यापारिक पवने, जो व्यापारी लोग होते थे वो जाते थे 30 डिग्री ऊपर, मतलब उस वाले समुद्र में जो नीचे से, मकर से नीचे और कर्क से ऊपर वाले समुद्र में। तो वहाँ पर जब निकलते थे वो, तो अपने साथ में घोड़ा वगैरह ये चीज ले जाते थे जहाजों में। तो वो कहते थे जैसे जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या, यहाँ पर जो चीज गिरती थी वहाँ पर क्या बनता था, दबाव बनता था, हवा, वायुदाब पेटी बनती थी 30 डिग्री पर, तो वहाँ बनती थी दबाव। उस दबाव के कारण का जहाज चल नहीं पाते थे। तो वो क्या कहते थे, चलो ऐसा करो, घोड़ों को उतार दो, घोड़े तो तैर कर फिर भी निकल आएंगे पीछे। तो यहाँ पर घोड़ों को उतार कर जो निकला जाता था उससे कहने लगे हॉर्स अक्षांश। क्या कहने लगे, हॉर्स अक्षांश या हॉर्स पेटी या फिर अश्व अक्षांश, ठीक है। अश्व अक्षांश क्यों कहने लगे, क्योंकि 30 डिग्री पर क्या बन रहा है, दबाव, वायुदाब पेटी। अब वहां से भी उठेंगे ऊपर 30 से 60 पर, वहां भी बनेंगे, फिर वहां से और ऊपर ध्रुवों पर जाके अंत में जाके 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, अब नहीं चला जा रहा है, हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है। वहां पर वो जम जाएंगी और बर्फ की क्या बना लेंगे, पहाड़ बना लेंगे, ठीक है। जो घटना हुई सबसे ज्यादा कहां पर हुई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। फेल का नियम क्या कहता है, जब पृथ्वी घूमती है तो उत्तरी में राइट की तरफ और दक्षिण में लेफ्ट की तरफ हवाएं क्या हो जाती हैं, घूम जाती हैं। यही है फेरल का नियम, समझ में आ गया। फेरल के नियम के अनुसार ही क्या है कि जैसे ऊपर हमने हवाएं फेंकी, ऊपर मैंने क्या कहा 165 मीटर के ऊपर जाते ही 1 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नीचे से गर्म भेजी हमने, ऊपर जा कैसे हो गई, कम हो गई, फिर भारी हो जाएंगे, वो गिरेंगी कहां पर, 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री जैसे, अब मैंने एक चीज बताई 30 डिग्री तक तो क्या हो गया, हर्ष अक्षांश। उसके बाद मैंने कहा था 40 डिग्री पर, यहाँ पर तो ऊपर क्या है कि आबादी सबसे ज्यादा रहती है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हवाएं कहाँ चलेंगी, यहाँ पहाड़ नहीं होंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। एक चीज बताओ, हम छत पर लेटे हैं तो कैसा लगता है, हवाएं गर्मियों में आती हैं अपने आप ऊंचाई पर, और जमीन पर आ जाए कोई आड़ा वाड़ा हो जाए तो हवाएं नहीं आ पाती। ऐसी क्या है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर महाद्वीप सबसे ज्यादा है, वहाँ पर हवाएं कैसे चलेंगी, बाधित होकर, रुक कर। हम छोटे थे तो हम कहते थे कि ऐसा करें सब लोग अपने अपने पेड़ों को हिलाएं तो हवा चल जाएगी। हम छोटे थे तो ऐसा नहीं है, हवाएं क्या होती है, हवाएं पेड़ों को हिलाती हैं, ना कि पेड़ हिलाते हैं हवाओं को, ठीक है। तो हवाएं कैसे आती है, जैसे मान लो जैसे तुम बस में जा रहे हो, बस में, और बस में जैसे चलते हो, बस खड़ी हो तब तो हवा नहीं लगती, जब चलते हो तो क्या लगती है, रस से आती हुई हवा लगती है। ऐसे पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है। तो ये पृथ्वी रूपी बस में जो हम तुम लोग घूमे हैं, बैठे हैं, तो उन लोगों को क्या लगती है, हवा। तो घूमने से क्या बनती है, हवा। तो ऊपर की तरफ राइट की तरफ, नीचे लेफ्ट की तरफ हवाएं घूम जाती हैं। वही हवाएं क्या करती हैं, हमें महसूस कराती है कि हवाएं चल रही हैं। उनसे ही क्या होती है, जलधाराएं गर्म, ठंडी और लंबी दूरी तक पहुंचती हैं। मैंने कहा था ना 0 डिग्री से 30 डिग्री तक कैसे पहुंचे, फेरल के नियम के कारण। अब क्या है, जो पहुंच तो गई हवाएं बन गई। अब तुम कहते हो सर गर्मियों में क्यों सबसे ज्यादा आंधी आती है, सर्दियों में क्यों नहीं। गर्मियों में क्या है कि उच्च दाब निम्न दाब को क्या करता है,
ढूंढता है, इसीलिए गर्मियों में हमें दिखती हैं। लेकिन हिमालय हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। हिमालय हमारी चारों तरफ से क्या किए हुए, 3 तरफ से बाउंड्री। तो ऊपर से जो हवाएं आने वाली हैं सीधी फेरल के नियम के हिसाब से, जो तूफान, बर्फीले तूफान वगैरह, उनको कौन रोक लेता है, हिमालय। जो बच्चे कुछ गर्मियों में आती है, समुद्र से जल धाराएं उठती हैं जो गर्म वाली, वो क्या लाती हैं, आंधी आ जाती है हमारी गर्मियों में, लू वगैरह बोलते हैं, ठीक है, हवाओं में मैंने पढ़ाया था। तो देखो फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाहिनी ओर, यानी लेफ्ट और राइट करती हैं फेरल के नियम के कारण। अब समझ आ गया। कोलोरेसिस बल जानते हो, पृथ्वी बीच में कैसी हो जाती है, चौड़ी है, इसलिए पृथ्वी कैसी हो जाती है, चपटी। पृथ्वी चपटी कैसे होती है, मान लो मैं यहाँ पे घुंघरा बांध लूँ, घुंघरा जानते हो, मान लो ऐसे लटक रहे हो और मैं घूमूं, तो मेरे कमर के आसपास सीधे सीधे हो जाएंगे, घूमने लग जाएंगे। ऐसे ही वो छल्ला घुमाते हैं, वो छल्ला में शुरुआत में तो आदमी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे खूब, और बाद में फिर ऐसे खड़ा रहेगा, पता नहीं फिर कैसे घूमता रहता है। तो वो क्या हो गया, कोलोरेसिस बल के कारण क्या होता है, वो चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जो पानी भरा हुआ है वो क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है। तो पृथ्वी कैसी लगती है हमें, चिपटी हुई, इसीलिए पृथ्वी कैसी हुई है, चिपटी हुई है। किसके कारण, कोलोरेसिस के बल के कारण। फेरल का नियम क्या कहता है, इसी कोलोरेसिस के बल के कारण क्या होता है कि राइट और लेफ्ट हवाएं, और जब हवाएं लेफ्ट राइट होगी तो जो उठेंगी वो कैसे जाएंगी, लेफ्ट, वो सॉरी राइट और लेफ्ट। अब गई वहां से उठेंगी लेफ्ट और राइट, फिर वहां से उठेंगी लेफ्ट और राइट, जो जमीन पे गिर जाएंगी वो सीधी कैसी आएंगी, जहां से उठी वहां पर, लो मैं फिर आ गई, फिर उठ के फेंक देंगे, ठीक है। भारत में मानसून कैसे आएंगे, तो ये है मानसून रूट, मानसून रूट है। अरे हवाई जहाज के रूट होते हैं, वैसे मानसून के भी रूट होते हैं, इनका फिक्स होता है, अपने को इसी गली से जाना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इक्वेटर था इससे बहुत नीचे, यहाँ पर क्या पड़ा था, गर्म हवाएं बनी, उठी, और फेरल के नियम के हिसाब से किधर जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। और हमारा भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी पूर्वी, बहन जी उत्तरी पूर्वी, उत्तर में आता है। तो उत्तर क्या, अब मान लो उत्तर में राइट हवाएं किधर चली, राइट की तरफ, यानी उत्तर की तरफ हवाएं किससे टकराएंगी, भारत से, और पूर्वी मतलब इधर। तो यहां से नीचे से इक्वेटर से उठ के जो हवाएं आ रही हैं, सबसे पहले मुलाकात कहाँ होगी, केरल पे। दक्षिण मानसून सबसे पहले कहाँ आते हैं, बोलो मेरे साथ, केरल में। उससे भी पहले कहाँ आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां से पहले ऐसे यहां नहीं पूछ सकते क्या, अगर जब पूछा जाता है कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले मानसून आते हैं, दक्षिणी मानसून की बात की जाए तो अंडमान निकोबार, अगर भारत के राज्य की बात की जाए तो केरल। दक्षिण मानसून किस में वर्षा नहीं करते, ऑप्शन दे देगा, केरल, कर्नाटक, फिर दे देगा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो किस में नहीं करते, तमिलनाडु में। क्यों, इधर से आए यहाँ पर मिल जाती है कौन सी, पहाड़ी, और पहाड़ी के चक्र यहाँ पर बन जाती है वृष्टि छाया, यानी रेन शैडो, इसलिए यहाँ वासना होकर कैसे निकल जाती है, ऊपर निकल गई। हमारे सका यहाँ तक तो बर्फी बन जाती है। अब जो यहाँ से उठते हैं, जो मानसून पवन है यहाँ पर, यहाँ से बंगाली खाड़ी से उठते हैं, वो कैसे कराते हैं, यहाँ से शिवालिक से टकरा के वापस यहाँ कराते हुए, और फिर ये इस वाले एरिया में छोड़ना किसी को नहीं है, सबका साथ सबका विकास। पहले विकास इधर हुआ, इस इधर से होगा तो इधर होगा विकास, जब इधर से होगा पश्चिमी तो इधर भी होगा विकास। इधर वाला विकास सबसे ज्यादा फायदा उठाता है कौन, पंजाब और हरियाणा तक, ये वाला पंजाब और ये हरियाणा का कुछ हिस्सा, क्योंकि इन्होंने इस वाले विकास को यहाँ मुड़ गई, ये भी उठाया लुप्त, और ये भी उठाया लुप्त, और ये भी लुप्त उठाया। इसीलिए वहाँ की खेती कैसी है, अच्छी है, उपजाऊ है, बिन सींचे हो जाती है, बिन सिंचाई के हो जाती है। तो सबसे पहले कहाँ पर मिले हमें, भारतीय मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है। मालाबार तट कौन सा है, ये केरल वाला, कोरोमंडल कर्नाटक वाला, ऊपर कोंकण, यहाँ पर तमिलनाडु में कौन सा है, नहीं आया समझ में, क्या बात कर रहे हैं। 15 जुलाई तक पूरे भारत में क्या हो जाता है, जून और जुलाई। तो यहाँ से चलते 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 मानसिंह आते हैं, और मानसिंह चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं, पूरे भारत में। लेकिन इसके साथ धोखा करते हैं, जब मानसिंह यहाँ, मानसिंह का मतलब मानसून है, ठीक है, ध्यान रखना। मौसम से मानसून हो सकता है, तो मानसून से मानसिंह नहीं हो सकता, जिसका मान है वही तो मानसिंह है।
यहाँ से जो उठते हैं तो यहाँ से देखो मेघालय क्या सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, इधर से गए भाई साहब इन्होंने लास्ट यहाँ गारो खासी जयंतियाँ से पहाड़ियों से टकराई और गिर गई, और गारो खासी जयंतियाँ पड़ती कहाँ, मेघालय में, और मेघालय में सबसे पहली पहाड़ी पर जाते गारो, यहाँ पर पड़ता है मानसराम चेनापूजी में, सबसे पहले वहीं बारिश हो जाती है। इधर से उठेंगे भाई साहब वो भी इधर से आएंगे तो ऊंची पहाड़ी ऊपर से निकलते हुए बादल भी कहाँ से टकरा जाएंगे, मेघालय में। तो सबसे ज्यादा भारत में बारिश हो जाती है कहाँ पर, मानसराम मेघालय चेरापूंजी में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से वाला जो ये एरिया है, ये वाला राजस्थान के आसपास वाला, ये मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है। राजस्थान में जो आगरा वाला जिला है, मथुरा, ये जो जिले जुड़े हुए हैं राजस्थान से, यहाँ बारिश क्यों कम होती है, कार्ड ये है, मान लो जैसे यहाँ से गए तो यहाँ सतपुड़ा विद्याचल ने तो अपना एमपी में भरपूर कर लिया, व्यवस्था कर ली, सतपुड़ा विद्याचल ने अपना बादल डाल लिए, खींच लिया, आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वहाँ से बच्चे कुछ आगे गए तो शिवालय से टकरा के थोड़ा उत्तर प्रदेश में लौटा मार गए, ठीक है। इधर से उठे वो यहाँ शिवालय से उत्तर प्रदेश में यहाँ तक आए, यहाँ तक खत्म हो गई उनकी, वो निकल जाते हैं ऐसे। जो पश्चिम से आए वो यहाँ पर, तो ये वाले बेचारे तो रह जाते हैं ऐसे ही, ठीक है, राजस्थान। इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे सूखा जिला कौन सा हो जाता है, मथुरा, मथुरा, क्योंकि किसके कारण, राजस्थान के कारण। और राजस्थान में सबसे ज्यादा धोखा किसने दिया, अरावली ने। अरावली ऐसी की बजाय ऐसी होती तो, अब क्या है, ऐसी खड़ी है, निकल जाओ, बादल आ रहे हैं निकल जाओ, अब ये ऐसी खड़ी हो जाती, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तो ये खड़ी खड़ी देते अरावली को, तो क्या होती, वहां पर बारिश हो जाती, ठीक है। इसलिए अरावली के चक्कर में यहाँ बारिश नहीं हो पाती। अरावली ऐसी तो लंबी है, लेकिन ये ऐसी ऐसी होती, तो इधर से जो बारिश आती तो क्या कर लेते, ये रोक लेते, बारिश करके जाओ, उसके बाद बच्चों को जो ऊपर वाले वो निकल जाओ आगे, नीचे वाले यहीं रुक जाओ, ठीक है। और जो यहाँ से जो पश्चिम, यहाँ से दक्षिण से जो उठती है ना, बंगाली खाड़ी से दक्षिण वाले इस वाले हिस्से से पूर्वी, तो ये कहाँ उठती है, यहाँ जाएंगे, बारिश कराएंगे, और नीचे, ठीक है। अब देखो भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले केरल मलाला तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं पर जाता है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाली खाड़ी। अरब सागर की शाखा कौन सी है, ये वाली, और बंगाली खाड़ी वाली नीचे जो अंडमान निकोबार होते हुए सीधी म्यांमार और इधर निकल जाता है, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया की तरफ निकल जाता है। जो यहाँ उलझ जाता है वो इधर बारिश कर देता है, जो नीचे निकला है वो अंडमान से होते हुए इन वाले देशों में निकल जाता है आगे, ठीक है। दो धागे कौन सी वाली, अरब सागर वाली, यहाँ से उठी दक्षिण मालू इक्वेटर से उठी अरब सागर वाली, और एक बंगाली खाड़ी वाली इधर को निकल गई, दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है। कितने जून को आती हैं, अब देखो भौगोलिक स्थिति, ये दोनों पहाड़ियाँ कौन सी हैं, लली कौन सी पहाड़ियाँ, ये ऊपर वाली कौन सी है, ये बता दो, विंध्याचल। नीचे इनके बीच में कौन सी नदी है, यहाँ पर बारिश होगी तो दोनों का पानी कहाँ पर जाएगा, नर्मदा में। नीचे कौन सी है, ताप्ती। अच्छा चलो, ये वाली कौन सी पहाड़ी है, अभी अरावली को ऐसे न करके मैं ऐसे कर दूं तो बारिश होगी इस एरिया में, नहीं जाने देगा, बारिश करके जाओ। जैसे ये रोक लेती है ना, इधर से गई और ये रोक लेती हैं, ऊंचे वाले वो चले जाओ आगे, तुम्हें शिवालय के देख लेगा ऊपर, शिवालय से टकरा के फिर लौट आती हैं बेचारी, ठीक है। ऐसे इधर से आती हैं, फिर ये लौटे में बारिश करती हैं, और ऐसे ऐसे निकल जाती हैं। तो पहाड़ियों का बहुत योगदान है, पर्वतों का बहुत योगदान है। मैंने पहले कहा था पर्वतों के आधार पर, वहाँ की देश की भूमि के ऊंचाई पर, और तीसरा क्या होता है, समुद्र कितनी दूर है, समुद्र नजदीक है तो जल्दी से पानी आ जाएगा। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराकर केरल में बसा कराती है, उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। यहाँ आई, यहाँ से इसे कोर गई, यहाँ से क्या हो गया, 3 दिशा मुड़ गया, एक तो इधर निकल गया और 2 इधर निकल गया, 2 दिशाएं इधर निकल गई। कौन सी वाली, अरब सागर वाली, बंगाल खाड़ी वाली इन देशों में निकल गई इधर, ठीक है। एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी सीधी निकल जाती है, और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। अरावली और सतपुड़ा बुला लेती हैं, आ जाओ, कहाँ जा रहे हो दद्दू, यहाँ भी करके जाओ, क्योंकि यहाँ भी क्या है, सोयाबीन, सरसों, ये सब हम करते हैं दाले वाले, तो फिर कैसे काम चलेगा, वो बारिश कहाँ करके जाते हैं, यहाँ पर। ये बारिश पर डिपेंड करते हैं मध्य प्रदेश वाले। मध्य प्रदेश में क्या है कि यहाँ पर वर्षा का जुआ कहते हैं इसे, खेती को। ये कहते हैं बारिश होगी तो खेती करेंगे, और नहीं तो नहीं भर पाएंगे। वहाँ पर क्या है, ऊंची नीचे पठारी एरिया है, पानी लगाएं कब तक, चला जाएगा। इसलिए बारिश यहाँ पर होती है, इधर वाली भी और इधर वाली भी, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दलहनी चीज़ों का, ठीक है, दालों का। कम पानी देती हैं और बारिश करा देते हैं, महीने 2 महीने बारिश हो जाती है, उनकी काम चल जाता है।
ठीक। बंगाली खाड़ी वाली जो शाखा उठती है इधर से, उसमें क्या होता है कि बंगाली खाड़ी वाली शाखा सीधी जाकर टकराती है मेघालय की गारो खासी जंतिया से। इधर वाली बच्ची कुछ यहाँ पर, इधर वाली बच्ची कुछ यहाँ पर, तो इसलिए 12 महीने 24 घंटे इंटू 7 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स इंटू 7 डे एंड 12 मंथ्स इन 1 ईयर। यहाँ पे क्या होता है, ये याद कराने के लिए कह रहा हूँ, मानसराम याद होना चाहिए। मान सिंह आए, सबसे पहले कहाँ टकराए, मानसराम यानी चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है पहाड़ियों से, और उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें क्या हो जाता है, कीप का मतलब ऐसे फिर ऐसे बगल में, तो उनमें क्या होता है, मालूम मैं छाप दूं, ऐसे फिर ऐसे, उसके पीछे भी और उनमें मानसून फंस जाता है और वहां पर क्या कर देता है, बारिश कर देता है, खूब वर्षा करता है। और सब कुछ मानसून असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। ये वाला आगे बढ़ जाता है, ऊंचा वाला। और इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकरा बारी बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती है, ऐसे घुमाती है, ठीक है। और बंगाली खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश करा देती हैं। इधर से भी बारिश कराई, जो अरावली ने छोड़ दिया था, अरावली ने जो छोड़ दिए थे, गुजरात वाली ने, गुजरात से होकर जो जा रही थी, गुजरात ने अपना करा लिया। यहाँ पर सेवरा, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गिर की पहाड़ियाँ, तो यहाँ से निकल गया ऊपर, किसने घेर लिया, पंजाब ने, पंजाब ने करा लिया अपने ऊपर। उसके बाद में यहाँ से भी गया, वो भी पंजाब ने करा लिया अपने ऊपर। पश्चिम से भी जाएगा, वो भी पंजाब करा लेगा, इसलिए पंजाब बारिश में धनी है। मानसून का लौटना तो सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें, सूर्य किरणें कहाँ पर पहुंच जाती हैं, बृहस्पति यानी भूमध्य पर, कर्क से इधर साइड चलने लगता है, तो सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण बाद मानसून लौटने लगता है, ठीक है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। यहाँ पर ये वाली लौटती हुई मानसून क्या करते हैं, तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसे, लौटती हुई वर्षा किस राज्य को प्रभावित करेगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इस वाली बेल्ट को, इस वाली बेल्ट को क्या करेगी, पहले 7 डिग्री का नंबर था, अब किसका नंबर है, मैन डिग्री का। लौटते हुए मानसून कौन सा वाला महीना, सितंबर। हमारे यहाँ मौसम साफ होते हैं, उनके यहाँ पर अभी बारिश चल रही होगी, उनके यहाँ खत्म हुई होगी लगभग, क्योंकि सितंबर निकल गया, अक्टूबर शुरू हुआ है मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश चल रही होगी तमिलनाडु पर। नहीं हो तो फोन करके पूछ लेना। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु। जिसका कभी नंबर नहीं है उसका नंबर तो आना है एक दिन, पहले नहीं आया तो बाद में आता है, तमिलनाडु का। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसराम, चेरापूंजी, मेघालय। सबसे कम वर्षा लेह, सबसे ज्यादा बर्फ लेह, सबसे ज्यादा बर्फ और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख, ठीक है। बात करेंगे जो पश्चिमी मानसून आते हैं, ये गया तुम्हारा भारत, ये गया तुम्हारा छुटका, और ये गया छुटके से बड़ा, ठीक है। ये अपने ही बच्चे थे। ये क्या है, यहाँ से हमारे पूर्वजों ने शादी की थी गांधारी से, गांधारी, और हमने इसे दान में दिया था। मालूम है किसने दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे दे दिया था, ऐसे दहेज में लिया था, दिया नहीं था, दहेज में लिया था। पाकिस्तान छुटका हमसे निकल गया, तो छुटका और अफगानिस्तान से बात होते हुए कहाँ तक आएगी, पंजाब तक। कौन से वाली, पश्चिमी। कहाँ से उठेगी, इस वाले एरिया से। यहाँ भी तो समुद्र हैं। ठंडे के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर, भूमध्य सागर इजिप्ट कहाँ है तुम्हारा भाई, ये गया, ये लाल सागर, और ये तुम्हारा भूमध्य सागर। बीच में इजराइल और फिलिस्तीन का भी क्या चल रहा है, विवाद। फिलिस्तीन और इनका चल रहा है विवाद, वहां से बारिश आएगी। अब तो याद हो जाएगी भूमध्य सागर कहाँ है, फिलिस्तीन और इजराइल रहेगा यार, तो मालूम पड़ जाएगा भूमध्य सागर फिलिस्तीन से और इजराइल से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर से उठेंगे मानसून, वो कैसे आएंगे, इधर से बारिश बारिश डोला डोला करते हुए कहां पर आ जाएंगे, भारत के पंजाब तक आएंगे, ठीक है। और पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिससे बोलते हैं जेट स्ट्रीम, इसे क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। इसके साथ उस पर बैठकर कौन आएंगे, बादल। बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में क्या हो जाती है, वर्षा, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है, और ये गेहूं का उत्पादन ज्यादा करते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी इसी वर्षा के कारण होती है। और वर्षा बर्फ कब बनती है तो तुम्हें मैंने बता दिया, ऊंचाई यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पर भाप है वो किस में तब्दील हो जाएगी, बर्फ में, और अपने यहाँ पर
पौनी में। पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। टॉनिक जानते हो? टॉनिक लो, भूख कंट्रोल करो, भूख बढ़ाओ, है ना। तो टॉनिक राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यही बारिश जब राजस्थान में थोड़ा लपेटा मार लेती है तो उसे क्या कर देते हैं? मावट कह देते हैं। और वहाँ पर हाँ, और वहाँ पर पंजाब में कह देते हैं इसे टॉनिक। अब नंबर आता है तुम्हारा क्वेश्चन लगाने का। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? मार्च और अप्रैल के महीने मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है जो आमी फसल के लिए काफी उपयुक्त होती है। इसी को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा कौन से मानसून से आएगी? अरे बंगाली खाड़ी से कुछ मानसून उठाते हैं कभी कभी, तो मार्च अप्रैल में थोड़ी सी वर्षा करा देते हैं। जब भी क्या होता है कि आम के क्या होता है, गेहूं कटने लायक होते हैं ना, तभी आम के फल आना शुरू होते हैं। तो वो जो वर्षा अपने यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में भी आ जाती है हल्की से बौछार, उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। वो आम के लिए फायदेमंद होती है। ज़्यादातर कहाँ होती है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाओ। तैयार है क्या? चलो, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल मसूदी। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी का। इनमें से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? अरे यार, हाँ सूखा है, सूखा सही है, ले वर्षा नहीं होती, सूखा ही पूछा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, अब ये मत कह देना यहाँ बर्फ तो पड़ती है, बर्फ में तो पानी होता है। चलो आ गया। दक्षिण पश्चिम मानसून इनमें से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश? देश के किस भाग में मानसून? केरल है ना इसका। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर या बंगाली खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? क्या कह रहा है वो? पढ़ तो लो पहले बहन जी। अरब सागर बंगाली खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। तो पंजाब इसमें कौन सा हो जाएगा? बिहार। वो तो लली पश्चिमी वाली होती है, यहाँ पंजाब होना ज्यादा बेटर है, पंजाब है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन कौन सा वाला? लौटता मानसून। मानिस, मासिन राम और चेनापूज में अधिक वर्षा क्यों होगी? क्योंकि यहाँ की पहाड़ियां कैसी हैं? बादल फंस जाते हैं। ठीक है, आम्र वर्षा है क्या? बिहार बंगाल में मार्च से अप्रैल में होने वाली वर्षा। इनमें से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? किसमें नहीं होती बताओ? तमिलनाडु। ठीक, महेंद्रगिरी नहीं, सह्याद्री पर्वतमाला है पश्चिमी तट पर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून का मानसून काल इनमें से जो ये लिखा हुआ है, इन स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? शहर दे दिए तो दिल्ली, चेन्नई तमिलनाडु का है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मंगलौर। तो बताओ क्या हो जाएगा इसमें? चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु। तुम कहाँ थे? तो तुम यहाँ थे, हमें नहीं मालूम। चलो, जम्मू कश्मीर के होने वाली शीतकालीन वर्षा का काल कौन सा है? सर्दियों में। नहीं बताओ। पश्चिमी विक्षोभ। मैंने क्या कहा था? पश्चिमी विक्षोभ, उधर से आने वाला, जो गेहूं के लिए। अब गेहूं कौन से सीजन में होते हैं? दिसंबर जनवरी। अरे दिसंबर जनवरी में तो वो जाते हैं, नवंबर में वो जाते हैं। दिसंबर जनवरी में अच्छे से होते हैं और उन फसलों को पानी देती है कौन सी? पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिम से आने वाली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब तक आता है। और यही जब जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड में आती तो ये क्या हो जाती है? बर्फ में तब्दील हो जाती है, वहाँ सर्दियाँ बढ़ा देती है ये वर्षा। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद में आता है तुम्हारा अल नीनो और नालिनो। ये कॉन्सेप्ट है, अल नीनो और नालिनो। भारत के लिए क्या सही रहेगा? अल नीनो या नालिनो? एक तो अल नीनो और एक ला नीनो। भारत कहता है ला नीनो मतलब क्या है? ला नीनो जब बनेगा तो हमारे यहाँ बारिश भारत में ज्यादा होगी। ला नीनो कहाँ बनेगा? अमेरिका साइड बनेगा, या फिर हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट बनेगा तो हमारे यहाँ बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, ला नीनो में हमारे यहाँ बारिश ज्यादा होगी। ला नीनो का जो अल नीनो का जो हमारे यहाँ बढ़ रहा है तो हमारे बारिश
कम होगी। ठीक है, अल नीनो ला नीनो के ये प्रकार हैं। अब देखो जटिल अल नीनो क्या है, तो जटिल मौसम तंत्र है अल नीनो जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर समझ रहे हो, जापान के साइड, जापान के पास जल सतह को जाती है तो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अल नीनो है पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर गर्म जलधारा, यानी प्रशांत जापान से आगे, और पेरू को पड़ता है दक्षिण अमेरिका के नीचे, दक्षिण अमेरिका के बीच पड़ता है ना पेरू, दक्षिण अमेरिका नीचे कॉन्टिनेंट है उसमें, वहां क्या बनेगा अल नीनो। तो क्या होगा बारिश हमारे यहां पर क्या होगी, कम होगी। मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब बदलाव यानी दक्षिणी दोलन से गहरे तौर पर जुड़ी है अल नीनो। दक्षिणी दोलन और अल नीनो की संयुक्त घटना कहलाती है अल नीनो साउथर्न और ऑसलेशन एनएसओ। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूं तुम्हें, अल नीनो से भारत सहित कई जगहों पर का मौसम पैटर्न होता है प्रभावित, यानी सूखा पड़ती है। इंडोनेशिया क्षेत्र में लेकर मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी जानते हो, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, पेरू तटवर्ग का पूरा उस क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल नीनो के प्रभाव में जूझता है। अल नीनो के कारण आती है सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसमी स्थितियां, सूखे और बाढ़ जैसी भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंरचना में विकृति हो जाती है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव होता है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले अहम कारण में से एक है अल नीनो। ला नीनो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद। क्वेश्चन इतना पूछ जाएगा ला नीनो तुम्हारे लिए फायदा है, भारत के लिए घाटा है, तो फायदा है, अल नीनो घाटा है। अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है कमजोर, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बारिश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर कमजोर। अल नीनो का मतलब है टेम्परेचर हमारे यहाँ पर कम पड़ेगा, कम पड़ेगा टेम्परेचर तो बारिश भी कम होगी, इसलिए हाँ गर्मी कम नहीं पड़ेगी लाला, समुद्र में टेम्परेचर कम पड़ेगा। ला नीनो हमारे लिए ठीक रहता है, अल नीनो हमारे लिए ठीक नहीं रहता। मेरी ट्रक बताती है ला लिया यानी ला लीनो, यानी ला लीनो हमारे लिए ठीक है। और ये यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पूछा जाएगा लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ठीक, प्रशांत महासागर की समुद्री सतह का तापमान बढ़ने से नमी वाले बादल बहने की प्रक्रिया होती है बाधित, यानी रुकती है, इसीलिए अल नीनो हमारे लिए ठीक नहीं है। बात करेंगे अल नीनो की आवृत्ति बढ़ने के कारण, तो पिछले कुछ सालों में अल नीनो की आवृत्ति और तीव्रता में क्या हुआ है, इजाफा हुआ, इसलिए बारिश कैसे हो रही थी, कम नहीं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के चलने बड़ी अल नीनो की आवृत्ति, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ने का अहम अभाव, महासागरीय धाराओं और समुद्री सतह पर तीनों पर पड़ा है प्रभाव अल नीनो से। ला नीनो हमारे लिए बढ़िया, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्मेशन है 2023 की अपडेट है जलवायु से, जो आंकड़े आए हैं वो निकल कर एक बार देख लेते हैं उनको, खास नजर। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि किस तरह ये देश 2030 तक अपना उत्सर्जन यानी कार्बन की बात हो रही है आधा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट ने बताया है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठन हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। ये तीनों संगठन यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु संबंधी कार्य प्रदर्शन पर नजर रखते हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का 52% उत्सर्जन इन्हीं देशों में होता है, 52 देशों में। ये कहते हैं कौन से देश में सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस की जा रही है, मतलब निकल रही है, उस पर रोक लगाएंगे। ऐसे सम्मेलन होते हैं ना, जलवायु सम्मेलन, MOU होते हैं कि आप कब तक खत्म करने वाले हो कार्बन उत्सर्जन, तो हम सन मार के हम नहीं भाई अभी कर पाएंगे, हम 2070 का रखते हैं लक्ष्य, 0% कर देंगे। बड़े नेता जाते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि मोदी जी वहाँ पर सिग्नेचर मार के 2070 तक। मोदी जी से कहा था अमेरिका ने भाई तुम तो ज़्यादा कोयला यूज कर रहे हो, अब बंद करो, हम भी बंद कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा अच्छा हम बंद कर लें, जब हम किसी लायक नहीं, तब तुम धड़ फैक्ट्रियाँ चला रहे थे और हमको माल चिप रहे थे, अब तुम हो गए विकसित और हम हैं विकासशील, तो अब हम उठ नहीं पाए, उससे पहले अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दें। अभी तो हम सीखे हैं, 2050 तक हम चलाएंगे, 20 साल एकदम बंद कर देंगे, तब हम तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। उस दिन क्या कर देंगे, इसीलिए हम 2070 लिख कर आ गए, 2070 से पहले हमसे बोलना नहीं है, ठीक है। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे
रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें संपूर्ण अच्छी रेटिंग दी जाए। कोई कम नहीं पड़ रहा है। चीन अपने लिए सीमेंट उत्पादन, कभी कुछ उत्पादन कर रहा है, तो सब चलता है ना, कार्बन बढ़ता है हर चीज से। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो लोग कहते हैं ना कार्बन कम करो कार्बन करो, वो सबसे ज्यादा कार्बन छोड़ रहे हैं। भारत से कहते हैं, भारत कैसे बंद कर दे भाई? 140 करोड़ की जनता भूखों नहीं मर जाएगी? काम नहीं मिलेगा। इंडेक्स में डेनमार्क को चौथे, स्वीडन को 5वें और चिली को 6ठे स्थान पर रखा गया है। 3 पहले छोड़ दिए गए खाली, कि सबसे अच्छी रेटिंग किसी ने दी नहीं, वो उनके लिए है जो अच्छी रेटिंग देगा। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक देश है चीन, 13वें पायदान पर नीचे गिरकर 91वें नंबर पर पहुंच गया है। एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा चीजें बेचता तो वही है। चीजें बनेंगी, उद्योग चलेंगे तो कार्बन चलेगा, कार्बन निकलेगा। फैक्ट्रियां चलेंगी तो कार्बन नहीं निकलेगा। इसलिए चीन कहां पर पहुंच गया? 13वें नंबर से 91वें नंबर पर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाता भी नहीं मीटिंग में। वो कह देता है तुमको जो करना है वो करो, हमारी जनता भूखों मर जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो दबा के काम करता है, दबा के चीजें सस्ते में चिपका देता है सबको। तो वही अमेरिका 3 पायदान चढ़कर कहां पर पहुंच गया? अब ये हमसे कह रहे हैं कि आप सुधार करो कार्बन पे। हम तो अभी शुरू हुए हैं और ये लोग देख रहे हो कहां पर रैंकिंग पहुंच गई है। इनसे तो बढ़िया ही हैं हम। इसीलिए हम तो कह रहे हैं तुम 52 कर रहे हो, हम तो 100 पे पहुंचा दो। हम तो कह रहे हैं सबसे नीचे में पहुंचा दो, पर हम अपना काम नहीं रोकेंगे। तुम हमसे एक चीज बताओ, तुम कार्बन छोड़ रहे हो, उससे हम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या? अच्छा, तुम गलती पे गलती करते रहो और हम प्रयास भी नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए बातें कहती है इस पर 2070 तक हम नहीं कर पाएंगे, 2070 में 0 डिग्री 0 कर देंगे। हाँ तो सही है ना, हम तो बाद में आखिरी में रहेंगे, हम तो शुरुआत की हमने। तो इन्होंने तो कब से विकसित हो गए ये लोग, इसी तरह हमने तो अब उद्योग मेक इन इंडिया चलाई है। अब हम तो उद्योग बनाना शुरू हुए हैं, हमने तो अभी तक खरीदा है। मान लो पार्ले, वो क्या कहते हैं, नेस्टले केक खाई है, वो क्या कहते हैं, अरे बर्थडे पे दिया जाता है, अरे डेयरी मिल्क क्या होती है, चॉकलेट तुम्हारी ले रहे हैं हम, खाने पीने की चीज़ तुमसे ले रहे हैं, कपड़ा तुम्हारे पहन रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा ही कर रहे हैं। अब हम बनाना शुरू हुए, स्वदेशी हुए, तब तुम्हें आपत्ति होने लगी। तो हम तो नीचे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले तुम्हारे बराबर आ जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 9वें स्थान पर है ना, अच्छे पर है भाई। वो 52 पे, हम कहाँ पर 59 पे है। भारत अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा 24वें, जलवायु नीति में 8वें और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में 9वें स्थान पर। ये आंकड़े छाप लो दिमाग में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में 21वें भारत 10वें स्थान पर था, 9वें पर, मतलब प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि 2020 पर भी 9वें स्थान पर रहा था। ठीक है। इसका मतलब है हमें और फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, हमें तो बराबरी करनी चाहिए ना उनकी। ठीक है। क्लाइमेट चेंज फॉर्मेशन इंडेक्स CCPI के बारे में जान लो, ये है क्या, इसी के बारे में हम बात करें। तो इस सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क वर्ष 2025 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित 2005 से। जी भाई हार्ड मार्क्स की है, हो जाता है 5 से 25 हो जाता है। ये इसीलिए मैं लिख कर लाता हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर एक कमी है कि मैं नाम भूल जाता हूँ। राम मोहन राय को मैं मोहन सिंह कह दूँ, मनमोहन सिंह कह दूँ, कोई पता नहीं चलता। मैं 1995 को 1895 बोल दूँ। इसीलिए चीज़ें क्या है कि एक रास्ता को पढ़ के चलें, हर चीज़ रास्ते को पढ़ के चलें। इसलिए मैं चीज़ें नोट करके लाता हूँ और इससे 2 फायदे हैं। अभी मेरी भाषा नहीं समझ में आई, मेरी भाषा देसी हो तो तुम्हें शायद समझ में आ जाए, हिंदी, समझ गए। इसीलिए भी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज लेकर लाता हूँ। इसके तहत शामिल सभी देश संयुक्त रूप से 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। हम पीछे क्यों रहे हैं भाई, क्यों? हम करेंगे, तुम रुकोगे तो हम भी रुक जाएंगे। ठीक। ऐसे ही अमेरिका कहता था हमसे पहले, एक टाइम था कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, क्योंकि वो बना के पहले से बैठा था। नहीं, अच्छा बेटा तुम बना के बैठे हो, मतलब परमाणु बम का धमकी दे के हमसे लूटोगे हमें, फिर से आपकी बार उपनिवेश बना के रखा है, हो हैं, उपनिवेश बना के रखा है। तो हमने भी बना लिया। पहले बौद्ध हंसाए, इस्माइल बुद्धा, इस्माइल नहीं की उन्होंने 98 में, फिर अच्छे से हंसा दिया। भाई साहब ने कंधा मिला लिया कि भाई तू बराबर का, टेंशन मत ले, जो भी चाहिए सब मिलेगा, टेंशन मत ले। ठीक है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों को आधार पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का भारांक 40, नवीकरणीय ऊर्जा का 20, इतना होना चाहिए। ऊर्जा का उपयोग 20, जलवायु नीति 20, ध्यान रखना 20-20-20 सब है, 40 बस ग्रीन हाउस। ओके चलो। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या रही है? एक 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। जलवायु से जो भी फैक्ट हैं तुम्हारे, एक क्लास में मैंने कसम खा रखी है, सब उतार के दे दूंगा मैं क्वेश्चन के। ठीक है। करंट
स्टैटिक, पुराने इतिहास से संबंधित, वर्तमान में क्या चल रहा है, सब कुछ। ठीक, 22 मार्च को मनाया था विश्व जल दिवस। उद्देश्य इसका जल के महत्व को उजागर करना। इसके जल के महत्व को उजागर करना मतलब ये नहीं है देखो 70-71% हमारे यहाँ पर जल है, लेकिन 71% जल है, पीने लायक कितना है, सिर्फ 1% से भी कम पीने लायक। और वो बना कैसे कि हमारे कई करोड़ों वर्षों तक बारिश हुई और जमीन में थोड़ा सा स्टोर हुआ। मालूम है, एक बाल्टी मिट्टी भरना इतनी मोटी, 1-1.5 फुट, ऊपर से 2 गिलास पानी डाल देना, उसमें 10 लीटर पानी डाल देना ऊपर। ठीक है, मान लो 10 दिन लग जाएंगे नीचे आते आते, उन्हें 20 दिन लग जाएंगे आते आते। सोचो तुम 2 बाल्टी पानी तुरंत झट से समय लगाए निकाल देते हो, तो कितने वर्षों में नीचे पहुंचा होगा वो पानी फिल्टर होके। इतना फिल्टर तो तुम्हारे आरओ भी नहीं कर पाते, इतना फिल्टर हम निकालते नीचे से, करते हैं सही। तो हमारे क्या नीचे समुद्र है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है, कुएं, छोटे छोटे कुएं। अब कुएं सूख जाएंगे तो फिर क्या करोगे, पियो जंगलियों की नदियों से पानी, आरओ फिल्टर कर करके। शहर हो गए, शहर क्यों हो गए बर्बाद तबाह, क्योंकि उन्होंने कि मॉडर्न है भाई, छत पक्की होनी चाहिए, गलियां पक्की होनी चाहिए, रोड पक्की होनी चाहिए, नालियां हैं वो भी पक्की, और सब ऊपर से बूंद आई छत पर, छत से पाइप से होते हुए नाली में, और नाली से गटर में, वो भी पक्का, वहां से सीधी किसी नदी में, और नदी ले गई सीधी कहां पर, समुद्र में या गांव के इलाकों में। तो उन्होंने जब मुसीबत झेली ही नहीं बारिश की, तो फिर नीचे जल की पानी की अपेक्षा क्यों करें। और जो नीचे था पानी पहले किसी जमाने में, उन्होंने डाल के ट्यूबवेल समर डाल के बाइक धोली, मोटरसाइकिल धोली, सब कुछ कर लिया, जहाँ पीना था पानी वो निकाल के फेंक दिया। अब लेके घूमते हैं 15 लीटर की बोतल, है ना भैया। पानी 2 दिन वो लग जाए कर्फ्यू उस शहर में, प्यास से मर जाएंगे लोग। 2 घंटे बिजली काट के देख लेना किसी शहर की, सब बिजली घर पे देखेंगे, लट्ठे लौट चलाएंगे, उखाड़ लाएंगे, क्योंकि सब बिजली से चल रहा है वहाँ पर, बाहर से सप्लाई। हमारे फैजाबाद में देख लो, नज़दीक में 10 किलोमीटर इधर जाओ पानी बहुत है, 10 किलोमीटर जाओ पानी बहुत है, और वहीं गांव वाले टैंकर भर के ले जाते हैं पानी, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर पानी मारना पड़ता है, हटो पीछे पीछे हटो, फिर 20-20 रुपये के हिसाब से वहाँ की कट्टियाँ भर के दी जाती हैं पानी की। ये देख लो बगल में हमारे यहाँ पर कितना पानी है। अभी भी क्या है, गाँव में जैसे मैं निकल के जाऊँ तो वहाँ पर क्या है, भैंस है, एक भैंस को चाहो तो 2 बाल्टी से नहा सकती है, लेकिन वो चल रही है। और सुनो, पाइप से डाल दिया साइड में, फिर वो अपने आराम से फिर हाथ भरा रहा है, उसके बाद फिर समर बंधने की। और छोड़ो, एक मेरे वहाँ पर एक महिला है, समझ चला ली, दांत उन कर रही है, समझ चल रही है। अब बताओ, अब वो चले, वो पता ही नहीं क्यों चल रही है, इतना आलस है, वहाँ से उसे बंद कर दें। इस पर कुछ होना चाहिए। अभी ये है, इसकी बात की गई है कि जल के महत्व को उजागर करना, मतलब जल के महत्व को समझना। इसीलिए कहते हैं कि लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों है, क्योंकि वो समझेंगे हमारे यहाँ पर सीमित संसाधन है प्राकृतिक, उनको हमने नष्ट कर दिया तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ जो आज जो बरसों ये पानी कर रहे हैं ना, उनको वहाँ जन्म मिलता है जहाँ पर 2 बच्चे एक्स्ट्रा पैदा किए जाते हैं, इसलिए कि एक पानी ढोने के लिए, एक शाम को पानी ढोएगा, एक सुबह ढोएगा। ठीक है, वहाँ पर रिश्तेदार आ जाए तो उससे कहते हैं भाई जा, उन्हें तो फिर पानी ढो के ला। ऐसे हैं चित्र, न्यूज पर आती रहती है महाराष्ट्र वगैरह में जगह में। तो इनमें ऐसा ही होता है, 2 बच्चे एक्स्ट्रा पैदा करते हैं, वो एक पानी लेके आएगा और एक शाम को लाएगा। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए, तुम्हारे यहाँ पानी है उसको बचा के रखो आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है, इसीलिए हाँ, खाना भी यही बात है, बफर में भी होता है, खाना वाना बना के ऐसे रख देंगे तो ऐसा लगता है यही बाटा कंपनी के मालिक हैं। सीधे आएंगे, वो प्लेट ली हो तो वो पड़ी है, बेस्ट चाउमीन खाएंगे 25 रुपये में इस दिन ही से, और वहाँ और ना कष्ट पकड़ेंगे तो बोलते अरे यार खाना इतना अच्छा नहीं, वहाँ अच्छा था, अरे यार चलो। लोगों के मीठे पानी के संसाधनों का सतत प्रबंधन करने पर जल संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता और प्रेरित करना। मीठा पानी से मतलब है जो पीने योग्य पानी होता है, ठीक है, और बाद बाकी सब खारा पानी है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम रही है जल व स्वच्छता संकट को हल करने हेतु प्रवर्तन में तेजी लाना। सरकार ने बहुत सख्त कदम उठा रही है, लेकिन सरकार पॉलिसी ला सकती है लेकिन दिमाग नहीं बदल सकती। सरकार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बने कि आदमी के दिमाग ही बदल जाए अपने आप। आदमी बदलेगा तो सरकारें बदल जाएंगी अपने आप। आदमी भी आज क्या है ना, वोट देते समय भी पगुआ पी के जाता है आराम से, जो शाम को भर दिया उसमें वो रिकॉर्ड कर दिया, वो सुबह उसने कर दिया। फिर 5 साल तक झेलते हैं वो लोग जिन्होंने सही मतदान किया है, उन्हीं का भी। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, इस दिवस का लक्ष्य 2030 एजेंडा के हिस्से रूप में सतत विकास लक्ष्य SDG 6 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धियों का समर्थन करना है। सरकार कितनी पॉलिसियां चलाई, घर घर जल पहुंचाएं, इसीलिए पहुंचाएं कि लोग क्या है कि अच्छे से जो बाल्टी लेके घूम रहे हैं इधर से उधर भटके नहीं। लेकिन क्या करें, उनके जिसके नसीब में है ही
भीख मांगना पानी की, तो क्या कर सकती है सरकार? आदमी के हाथ में क्या है? सिद्धांत। और सिद्धांत अच्छे हैं तो उसका जीवन अच्छा है, और सिद्धांत ही अच्छे नहीं तो क्या हो सकता है उसका? बताओ, कुछ कर सकते हो किसी का? आज तक किसी ने किसी की गरीबी दूर कर पाई है? नहीं होगी। अरे राम के जमाने से देख लो, उस जमाने में अगर जो कहावत है तो भगवान राम के यहाँ पर दशरथ उल्टे पला से लेते थे, सीधे पला से देते थे। जब लोग गरीबी नहीं थे तो देने की जरूरत क्या थी? बताओ। अब इसका मतलब यह है कि गरीबी आज तक दूरी नहीं हुई, और गरीबी दूर जिस दिन हो जाएगी उस दिन कोई किसी की मड़ैया नहीं उठवाएगा, सीधी सी बात है, समझ गए? तो इसका मतलब है सिद्धांत बदलो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। जिस दिन लोग अपने सिद्धांत बदल देंगे वो गरीब दूर हो जाएंगे। अब सही बात है, गरीबी अमीरी की बात करें तो गरीब वही रहना है जिसके जैसे कर्म है, कर्म के अनुसार गरीबी आती है, और कर्म अच्छे हैं तो गरीब भी ऊपर अच्छे जगह पे पहुंच जाता है। यूएन वाटर की बात करें, यूएन जो है जल और स्वच्छता पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का समन्वय करता है। विश्व जल दिवस की पृष्ठभूमि यह है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 22 दिसंबर 1992 को हुई थी। उसमें विश्व जल दिवस के संकल्प को अपना गया था कि हम पूरे विश्व में क्या करेंगे, जो 1% पानी है उस मीठे पानी को क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई हमारे पास इतना ही है, इसको खारा मत बनाओ। ठीक है, पीने के बाद में वैसे भी खारा ही हो जाता है, लेकिन जो बचा है उसे बचा रहने दें। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट UNWWDR 2023 जारी की जा रही है। यह जल और स्वच्छता और मुद्दों पर यूएन वाटर की प्रमुख रिपोर्ट है, जो प्रत्येक वर्ष एक विषय पर केंद्रित होती है। अन्य प्रमुख तथ्य इसमें गौरतलब है कि जल पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है, लेकिन इसमें पीने योग्य कितना है? इसमें मीठे पानी की मात्रा केवल 3% है, और जिसमें 2/3 जमा हुआ है दुर्गम उपयोग के लिए अनुबंधित है। मतलब पीने लायक कितना बचा हमारा? 1%। अब जो 2% है वो कैसा है? दुर्गम, मतलब हम इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नदियों से बहता हुआ पानी उसे हम यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पीने लायक कितना बचा हमारा? 1%, जो जमीन के अंदर है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भूजल पृथ्वी के सभी तरल मीठे पानी का लगभग कितना है? 99%। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में करीब 2 अरब लोग सुरक्षित पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। 2 अरब यानी 2 अरब का मतलब 200 करोड़ जनता। आने वाली रिपोर्ट बताती है 2030 तक जहां उत्तर भारत के 50 शहर प्यास से मरेंगे, पानी से परेशान रहेंगे। इसमें तुम्हारा आगरा फिरोजाबाद भी है। इसके अलावा लगभग 74 मिलियन लोग खराब पानी, स्वच्छता संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पानी से होने वाले 36 रोग होते हैं। बालों का झड़ना, आर्सेनिक से दांतों का पीला होना, आर्सेनिक से अंदर जो बहुत सारी आर्सेनिक बिहार में पाया गया है अभी, तो इनसे बहुत बीमारियां होती हैं। इस समस्या से करीब 1.4 मिलियन लोगों की सालाना मृत्यु हो जाती है। आप समझो जल की महत्वता क्या है, समझे? आज से भैंसे नवाओगे? अरे नहर में डाल दो, नहर है ना बगल में। हाँ, क्यों डाल रहे हो उसमें? जिनके पास नहीं, एक चीज बताओ, जो जंगली गाय और भैंस हैं, इनमें क्या है, छाया बांध दो तो जरूरी है नहाना इनको। और गाड़ी है निर्जीव चीज है यार, कपड़ा वपड़ा मार दो, जरूरी है समर का पानी चलाना। 2 बाल्टी प्रेशर वो ले आओ। जब गाड़ी ले सकते हो ना 10 लाख की, तो 5,000 रुपए का प्रेशर भी ला सकते हो धोने के लिए। यहाँ पर तुम 200 लीटर पानी बहाते हो ना, वहाँ पर सिर्फ 20 लीटर पानी से धुल जाएगी गाड़ी। ठीक है, और वो भी पानी कैसा हो, घर के सफाई वफाई वाला हो, उससे ही धो सकते हो गाड़ी। लेकिन गाड़ी है वो टीन के डिब्बे को आदमी इमेज बना देता है ना, टीन का डिब्बा है, हमारे पास इतने करोड़ रुपए का इसलिए हम बड़े आदमी हैं। वो टीन का डब्बा है, उससे इमेज नहीं बनती। गांधी जी के पास गाड़ियां थी क्या? कोई पद था? व्यक्तित्व था, वो है सबसे बड़ी संपत्ति। ठीक है।